हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एमपी। तो आज उसी सीरीज में हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एमपी के लिहाज से ही नहीं बल्कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो इंडिया हमारा पार्ट ए बी सी डी में डिवाइडेड था वो कैसे उसमें स्टेट्स का फॉर्म ले लिया, इसके बाद कैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बने। ये सब कुछ आज हम जानेंगे कि हमारे एमपी को एक प्रॉपर शेप कैसे मिला। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 1947 है उससे पहले हमारे स्टेट्स की क्या पोजीशन थी, क्या उसमें हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा हुआ था कि हमारा जो इंडिया है वो दो पार्ट्स में था। यानी कि एक तो वो एरिया था जहां पर ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जहां पर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, और दूसरा जो एरिया था वो था प्रिंसली स्टेट्स। और टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है दोस्तों रियासतें, जो राजा महाराजा पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं उन लोगों के वंशज वगैरह, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। तो टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया में उस टाइम पर थे। तो अब जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए कि आप अगर चाहें तो आप इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, और आप अगर चाहें तो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप फ्री भी हो सकते हैं, यानी अपना एक इंडिपेंडेंट एरिया भी ऑक्यूपाई करके वहां पर अपना राज्य एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारे अंग्रेज यहाँ से चले गए तो अब हमारी बात आई इंडिया को बनाने की। तो जब 1947 के बाद 2 नेशन कंसेप्ट आया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, 2 राज्यों का गठन हुआ, 2 देशों का गठन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि 549 जो स्टेट्स, 549 प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो तो रेडी हो गए हमारे इंडिया का पार्ट बनने के लिए। लेकिन ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इन तीनों में कुछ दिक्कतें आई। यानी कि यहाँ के जो हेड्स थे, यहाँ के जो राजा थे, वो लोग रेडी नहीं थे इंडिया का पार्ट बनने के लिए। सबसे पहला हम केस देखते हैं कि हैदराबाद का क्या सीन था। तो हैदराबाद के जो राजा थे वो थे मुस्लिम, और वहाँ की पूरी जो जनता थी वो थी हिंदू। तो वहाँ के जो राजा हैं वो उठकर पाकिस्तान में जाने की जिद लगा रहे थे, और इन सबको इकट्ठा करने का काम, यानी कि हमारे इंडिया को एक प्रॉपर शेप देने का काम किसने लिया था अपने हाथों में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो उनका ये टारगेट था कि हमको जो हमारा जो भारत है उसको एक अखंड रूप में बनाना है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, हैदराबाद में जैसे ही देखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन को चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, जिसमें उन्होंने क्या किया, आर्मी को पुलिस की वर्दी धारण करके हैदराबाद वाले एरिया में भेज दिया, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाया ताकि वहाँ के जो राजा हैं वो थोड़ा सा इंडिया में मर्ज होने के लिए कन्विंस हो जाए। तो इस तरीके से हैदराबाद जो है वो ऑपरेशन पोलो के थ्रू इंडिया में मर्ज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे वो एक बहुत ही रईस रियासत थी, यानी वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। तो उनका ये मन था कि ना तो मुझे इंडिया में मिलना है, ना मुझे पाकिस्तान में जाना है, मुझे अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना है। तो अब क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको पहले समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने। तो इस बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने आकर कश्मीर पे हमला कर दिया, और जिसको बचाने के लिए जो राजा हरि सिंह थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने एक ऑफर रखा कि ये एक मर्जिंग लेटर है, पहले तुम इस पर साइन करो कि तुम आगे चल के इंडिया का पार्ट बनोगे, इसके बाद ही हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस तरीके से कश्मीर भी हमारे पास आ गया। फिर आखिरी बचता है हमारा जूनागढ़, जो कि गुजरात वाले रीजन में है। अब ये जो जूनागढ़ है, यहाँ का भी जो राजा थे वो पाकिस्तान का पार्ट बनने वाले थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो पूरी हिंदू थी। तो यहाँ से क्या किया गया, जनमत कराया गया, यानी कि वोटिंग कराई गई और लोगों से पूछा गया कि वो लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो 90% जो वोट्स थे वो इंडिया के फेवर में थे, तो इसलिए जूनागढ़ भी जो है बाद में जाके इंडिया का ही पार्ट बन गया। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो अखंड भारत का सपना है वो पूरा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही प्ले किया है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अब अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना सारा इंडिया, सारी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया है कि अब वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगी, तो अब अलग अलग कमिटीज़ आएंगी ये बताने के लिए कि अब हमारे जो स्टेट्स हैं वो किस बेसिस पर बनेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी 2 बेसिस की, या तो स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ के बेसिस पर बनाया जाए, यानी कि सरकार की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उन सब के बेसिस पे, या फिर लैंग्वेज बेसिस पे। तो क्या हुआ, सबसे पहली जो
कमेटी बनी उसका नाम था दोस्तों एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी जो है श्याम कुमार धर जी हैं इसके हेड, जिन्होंने ये एस.के. धर कमेटी बनाई। इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? जून 1948 में। जैसे कि 1947 में तो हमारा इंडिया आज़ादी हुआ था, 1948 में आते आते सबसे पहली कमेटी एस.के. धर कमेटी बनी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में प्रेजेंट करी। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये डिसीजन दिया कि डिसीजन इनका ये था कि जो स्टेट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ यानी कि सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फैसिलिटीज़ के हिसाब से बनाया जाएगा, ताकि देश जो है वो प्रॉपरली गवर्न हो पाए, ना कि लैंग्वेज बेसिस पे। तो वो नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पे दोबारा से हमारा इंडिया बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि राज्यों को भाषा आधार पे नहीं बनाया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बात नहीं बनी, एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। अब ये जो जेवीपी कमेटी है इसका आप फुल फॉर्म अच्छे से देखिए। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इन 3 मेंबर्स के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया है जेवीपी कमेटी। तो सबसे पहला जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे जो है वी फॉर वल्लभ भाई पटेल जी और पी फॉर पट्टावी सीतारामैया। तो दोस्तों इन तीनों मेंबर्स ने मिलकर इस कमेटी को बनाया और इस कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? दिसंबर 1948 में, यानी जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई तुरंत ये अगली कमेटी बन गई। फिर इसके बाद इसने जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949 में। इन्होंने भी पहले की तरह ही एक डिसीजन दिया कि स्टेट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ के बेसिस पे बनना चाहिए, ना कि लैंग्वेज बेसिस पे, क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का बंटवारा हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो पब्लिक थी, पब्लिक ने रिवॉल्यूशंस करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने दंगे किए, बहुत परेशानी हुई। इसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से एक आदमी थे जिनका नाम था श्री रामुलु। श्री रामुलु कहाँ से थे दोस्तों? आंध्र प्रदेश वाले एरिया से। और इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक करी। ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और इसके बाद 56 डेज ऑफ फास्टिंग के बाद ये इनकी फाइनली डेथ हो गई। अब जैसे ही इनकी डेथ हुई तो फिर ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोगों ने दंगे करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद जेवीपी कमेटी वालों ने ये अनाउंस कर दिया कि 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाया गया, ताकि देश में शांति बनी रहे, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के बेसिस पर बनाया गया। दोस्तों ये 1 अक्टूबर 1953 आप अच्छे से याद रखिएगा। इस तारीख को ये आंध्र प्रदेश जो है लैंग्वेज बेस्ड बनने वाला पहला स्टेट था हमारे इंडिया का। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसको देखकर लोगों का और ज़्यादा मन हुआ कि हमको भी अब भाषा के आधार पर ही अपना स्टेट चाहिए। तो क्या हुआ, एक और कमेटी आई जिसका नाम है फजल अली कमेटी। आप सभी जानते होंगे फजल अली कमेटी बहुत ही फेमस है, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके मेंबर्स कौन कौन थे, तो इसके मेंबर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक का नाम है के.एम. पनिक्कर, नेक्स्ट है एच.एन. कुंजरू जी, जिनका पूरा नाम है हृदय नाथ कुंजरू, और थर्ड है हमारे जस्टिस फजल अली। अब इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी। इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ दिसंबर 1953 में और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 30 दिसंबर 1955 में। और इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये बोला कि हम अगर देश की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो हम लैंग्वेज के बेसिस पर भी स्टेट्स को बना सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ देश की यूनिटी पर और इंटीग्रिटी पर ध्यान दिया। फिर इसके बाद इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि अब हम ये जो पार्ट ए बी सी डी जो सिस्टम अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे ये ख़त्म हो जाएगा और 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि लेकिन हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया, हमारे इंडिया गवर्नमेंट में हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कितने स्टेट्स बनाए, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उन्होंने बनाई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, 1 नवंबर 1956 को, जब हमारे यहाँ पर जो 14 स्टेट्स बनाए गए और एमपी भी उन्हीं 14 स्टेट्स का एक पार्ट था। तो अब जैसे कि तय हो चुका था कि जितने भी स्टेट्स बनेंगे वो सब लैंग्वेज बेसिस पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जनता नाराज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि एमपी में जो 8 मराठी स्पीकिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि मराठी बोलते थे, उनको बॉम्बे स्टेट का पार्ट बना दिया गया, क्योंकि बॉम्बे को मराठी स्पीकिंग स्टेट बनाया गया था। तो वो 8 के नाम हैं अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंदा, भंडारा एंड बुलढाना। तो आप इनके नाम एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि
अब हमारा एमपी जो है जब बना तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ इसमें। जैसे कि हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं एमपी हाई कोर्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा एमपी हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में। और ये बना कब, 1889 में राजा गोकुलदास जी के द्वारा। और इसके जो आर्किटेक्चर है वो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, हेनरी इरविन जी ने इसका आर्किटेक्चर बनाया है। इसके अलावा इसकी 2 सब बेंचेस भी बनाई गई, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। जैसे कि मैंने आपको कल 2 राजवंश बताए थे, एक का नाम था सिंधिया डायनेस्टी और एक का नाम था होलकर डायनेस्टी। बस उन्हीं दोनों जगहों पर ये 2 सब बेंचेस को बनाया गया। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, अब हम ये देखेंगे कि 1956 के बाद कैसे बना हमारा पूरा मध्य प्रदेश, कैसे बने इसके जिले और क्या हुआ। तो दोस्तों जब 1956 में हमारा एमपी बना था तो टोटल इसमें 43 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 8 डिविजन्स थे। डिविजन्स मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगी जब मैं आपको पूरा एमपी का मैप रन कराऊंगी। तो क्या होता है, डिविजन्स बनाए जाते हैं संभाग, और उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उन जो जगहें हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। तो सबसे पहला चेंज आया वो आया 2 अक्टूबर 1972 को। ये डेट आप अच्छे से याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1972 को सबसे पहले 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए। उस टाइम पर दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही पार्ट थे, जब ये दोनों अलग अलग नहीं थे, और इन सबको मिला के ही हमारा मध्य प्रदेश जो है वो बना था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1972 को क्या हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने, जिसकी वजह से अब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी हो गई, 45, और हमारे डिविजन्स कितने हो गए, 9, क्योंकि एक जो भोपाल है उसको भी डिवीजन बना दिया गया था, भोपाल संभाग, जो आज भी आप जानते होंगे। तो एक जो जिला बना वो भोपाल था, जो कौन सी तहसील से निकला, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर भोपाल तहसील को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसके अलावा एक राजनंदगांव नाम की जगह है जो छत्तीसगढ़ में है आज, और वो दुर्ग जिले से अलग हुई, तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट बना। इसके बाद दोस्तों 1980 में 3 संभाग बने। अब जिले कोई से भी नहीं बने, सिर्फ संभाग बने हैं। कौन कौन से, चंबल संभाग जो आज भी हमें देखने को मिलता है, बस्तर संभाग जो कि छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और होशंगाबाद संभाग। ये सारे जो है संभाग कब बने, 1980 में। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बढ़े तो 1998 में 2 कमिटीज बनी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। एक बनी है BR दुबे कमेटी और एक बनी है MS सिंहदेव कमेटी। तो ये जो BR दुबे कमेटी है इसने टोटल सजेस्ट किए थे 10 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, 10 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे MP में जो आज एज ऑफ नाउ है वो है टोटल 4, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमें छत्तीसगढ़ का पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि इसमें हमको 4 दिए गए हैं, एक का नाम है बड़वानी, एक है श्योपुर, एक है डिंडोरी और एक है कटनी। इसको आप याद रख सकते हैं BSDK, इस ट्रिक से ये आप इसके निमोनिक्स बना सकते हैं। तो ये जो है ये इसकी एक निमोनिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बड़वानी जो है वो किससे अलग हुआ है, खरगोन से। श्योपुर किससे अलग हुआ है, मुरैना से। डिंडोरी किससे अलग हुआ है, मंडला से। और कटनी किससे अलग हुआ है, जबलपुर से। दोस्तों आपको इसको डायरेक्ट रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम मैप लर्न करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि बड़वानी के बिल्कुल साइड में खरगोन है तो वो उसी से निकला होगा। तो आपको इसको अभी रटने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको इन चारों डिस्ट्रिक्ट को एक बारी पढ़ लीजिए। इसके बाद जो हमारी MS सिंहदेव कमेटी है, कितने डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट किए, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए जिसमें से 3 आए MP में और 3 चले गए छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पहला है हरदा जो कि होशंगाबाद से बना है, उमरिया जो कि शहडोल से निकला है, और नीमच जो कि मंदसौर से बना है। आई होप आपको ये सारा पार्टीशन समझ में आ गया होगा। अब आप पहुंच चुके हैं 1998 तक, यानी कि दोस्तों सन 2000 आने वाला है, और 2000 में क्या हुआ है, MP और छत्तीसगढ़ का पार्टीशन। तो अब हम जिस स्टेट पे हैं उसका नाम है 61 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 डिविजन्स हमारे हाथ में थे। लेकिन अब साल आया 2000, और 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पार्टीशन हो गया। ये 2 अलग अलग राज्य बन गए। इसके लिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसका नाम है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इसके तहत क्या हुआ, 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 डिविजन्स छत्तीसगढ़ में चले गए। तो हमारे पास टोटल कितने बचे दोस्तों, 45 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिविजन्स। तो अब हमें इसके बाद की कहानी देखनी है। तो उस टाइम पे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ लीडर्स की क्या पोजीशन है। तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे, KR नारायण जी। और इंडिया के PM कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारे यहाँ पर MP के जो फर्स्ट CM हैं वो कौन थे, दिग्विजय सिंह जी। और जो फर्स्ट गवर्नर हैं हमारे MP के, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पार्टीशन
रिवॉल्यूशन के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। कौन है? भाई महावीर जी, डॉक्टर भाई महावीर, जो जिनका बर्थ कहाँ पर हुआ है दोस्तों? लाहौर में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है 15 अगस्त 2003 की, जब हमारे यहाँ पर अब हमारे एमपी के पर्टिकुलर जिले बनने की बात आ रही है। तो जो कमेटी बनाई गई उसके लिए, उसका नाम था बोस कमेटी। अब ये जो बोस कमेटी दोस्तों, इसने टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स को सजेस्ट किया। जो हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 45 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं। तो अब हमारा 46th, 47th और 48 डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों 2003 में बनेंगे दोस्तों। इसके बाद यानी 2000 के बाद अब आप जो देखेंगे ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हर 5 साल बाद बनेंगे। जैसे कि पहला बना 2003 में, अब बनेगा 5 साल बाद 2008 में, फिर बनेगा 5 साल बाद 2013 में। तो ये आपको याद रखने में काफ़ी आसान होगा। तो जैसे कि ये है 46th जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना, उसका नाम है अशोकनगर, जो कि गुना से अलग होकर बना। 47th बना अनूपपुर, जो कि शहडोल से अलग हुआ, और बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग हुआ दोस्तों। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2008 में। मैंने आपको बताया 5 साल के बाद बनेंगे। 2008 में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहले 17 मई को 49th डिस्ट्रिक्ट बना, जिसका नाम है अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से निकल के बना। दोस्तों अगर हम एमपी का मैप देखें, सॉरी दोस्तों मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अभी आप इससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो अलीराजपुर है ना, वो यहाँ कहीं है। तो ये हमारे एमपी का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो 17 मई को बना 49th डिस्ट्रिक्ट के रूप में। और 24 मई को यहाँ कहीं सिंगरौली है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ये दोनों एक साथ 2008 में बनाए गए। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2008 में बनाए गए। इसके अलावा दोस्तों 27 अगस्त को क्या हुआ, होशंगाबाद डिवीजन का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। आपको पता होगा आज भी हम उसको नर्मदापुरम के ही नाम से जानते हैं। इसके अलावा 14 जून को शहडोल को भी एक डिवीजन यानी कि 10th डिवीजन के रूप में बना लिया गया, जो कि अभी हमारा एज ऑफ नाउ मोस्ट रिसेंट डिवीजन माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम 2013 की, यानी अगले 5 साल की। 5 साल के बाद 16 अगस्त को एक और यानी 51th डिस्ट्रिक्ट, जो कि आगर मालवा है, शाजापुर से अलग होकर बना है। फिर हम बात करते हैं अगले 5 साल की, यानी कि 2018 की। 2018 में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर 52nd डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ 1 अक्टूबर को 2018 में, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा अब जो आने वाला है वो है 2023 में, जो 15 अगस्त को डिक्लेयर होगा। वैसे इसकी घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियली 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट होगा, जिसका नाम है मऊगन, जो कि कौन से जिले से अलग होगा दोस्तों? रीवा से अलग होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अब हमारा एमपी जो है वो एक फाइनल शेप ले चुका है। 53 डिस्ट्रिक्ट इसके बन चुके हैं। तो अब बारी है इन डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने की, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जितना हो सके इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इससे आपका एमपी का जो रिवीजन है वो बहुत ही फास्टली हो पाए। थैंक यू सो मच।